खबरों की तह के बीच में छिपी होती हैं कई वो जानकारियां जिन्हें एनालाइज कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं 7वें चरण के 57 सीटों की, क्योंकि यह मौका है जब 7वें चरण को एनालाइज हम कर सकते हैं और 57 सीटें 8 राज्यों में जिन पर मतदान 1 जून को होना है। इस मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, क्या ट्रेंड चल रहा है, कहां कहां क्या कुछ आगे है और क्या पीछे है, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। और यह भी आपको समझा और बता सकते हैं कि पंजाब और हिमाचल एक चरण में ही, इसी चरण में अपने सभी सीटों पर मतदान करेंगे। 4 सीट हिमाचल में, 13 सीट पंजाब में। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा वाराणसी में इस बार वो चुनाव खुद अपने आप से लड़ रहे हैं, वो खुद अपना मतदान लड़ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वाराणसी में इस बार वो कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं ये देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में फिर 13 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होना है। उसके बाद फिर बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होना है। ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। अब स्थिति क्या क्या बनकर निकल कर आ रही है। 2019 के परिणाम अगर आप देखें तो इन 57 सीटों में से एनडीए के पास 32 सीटें थीं, यूपीए के पास 9 सीटें थीं, अन्य के खाते में 16 सीटें गई थी। सबसे पहले अब एनालाइज करना पड़ेगा और हम आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं पंजाब की बात। तो पंजाब में क्या निकल कर आया। पंजाब में शनिवार को मतदान होना है 13 सीटों पर। अगर 13 सीटें जो है वो अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सभी 13 सीटें अमृतसर से लेकर पटियाला, फतेहगढ़ साहब, गुरदासपुर, होशियारपुर होते होते फिरोजपुर, यानी कि सभी सीटों पर मतदान होना है। 13 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 में था वो 9.63% था। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसके साथ साथ जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो 8 सीटें मिली थी कांग्रेस को 40.12% वोट शेयर के साथ। शिरोमणि अकाली दल के पास 2 सीटें थी 27.45% के साथ। आम आदमी पार्टी को 1 सीट हाथ लगी थी 7.38% के साथ। लेकिन इस बार जो पूरा चुनावी समीकरण है यह पूरा बदल गया है। आपको इस बात समझना पड़ेगा, इस बार सभी पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए 4 पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अकाली दल अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी दम पर चुनाव लड़ती दिख रही है और आम आदमी पार्टी अपने दम पर। 4 इस बार उम्मीदवार हर बार आपको दिखाई देंगे। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार पंजाब में हावी हो सकते हैं। सबसे पहले अग्निवीर की योजना को लेकर पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी चिंताएं प्रकट कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। करतारपुर कॉरिडोर पर शिरोमणि अकाली दल ने यह कहा कि अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है और वो सरकार में भागीदारी करेंगे तो करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे और वहां पर जो गुरुद्वारा है उसे भारत में शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे 2 हाथ आगे बढ़ते हुए कहा कि हम ये सिर्फ कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर 71 की लड़ाई के वक्त वो खुद होते तो करतारपुर कॉरिडोर और करतारपुर को कोई भारत से छीन नहीं सकता था। यानी इस पर जबरदस्त राजनीति हुई है और जो पंथक राजनीति का जो वोट है उसे अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ने की है। इसके बाद पंजाब में जो सबसे बड़ा मसला है वो है किसान की नाराजगी। बड़े पैमाने पर पंजाब के किसानों ने अपनी नाराजगी पहले 3 कृषि कानून पर दिखाई और उसके बाद भी बीते साल दिल्ली की सीमा पर करीबन 2 महीने तक पंजाब के किसान यहां पर डटे हुए थे। पंजाब के किसान की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से प्रमुखता दिखाई दे रही है। क्या इसका फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? यह तो 4 जून को इसकी बेहतर तरीके से बातें समझ में आएगी। इसके साथ साथ पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां दिल्ली को छोड़कर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इस बार चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने अपने वर्चस्व को बनाए रखने की है। 1 सीट जहां उन्होंने 2019 में जीती थी, इसे बढ़ाकर कम से कम 8 या 10 करने की योजना आम आदमी पार्टी की है। वो 13 का दावा कर रहे हैं। तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन इम्तिहान इसलिए है क्योंकि 28 साल के गठबंधन के बाद, सबसे पुराने सहयोगी को छोड़ने के बाद, शिरोमणि अकाली दल को छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी है। 13 में से सिर्फ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर के प्रत्याशी को खड़ा किया है, गुरदासपुर, होशियारपुर और अनंतपुर साहब। इनमें से गुरदासपुर और होशियारपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा अच्छी सीटें रही हैं। अनंतपुर साहब भी एक तरह से अच्छा प्रदर्शन देता है। लेकिन 10 सीटें ऐसी हैं
पंजाब में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्डर बेस उम्मीदवार को नहीं बल्कि इंपोर्ट किए उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब का कार्डर है उसको यह बात पूरे तरीके से हजम नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े नेता की तलाश है जो कि अभी पंजाब में उसे नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों से जो नेता थे, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, इनको अपने पास इंपोर्ट किया और यहां पर स्थिति बनती हुई दिखाई दी। अब अगर हम अकाली दल की बात करें तो अकाली दल भी बहुत ही अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अकाली दल के लिए यह करो या मरो की स्थिति है, और वो इसलिए क्योंकि प्रकाश बादल का अब वर्चस्व नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुखबीर बादल को यह तय करना है और स्टैब्लिश करना है कि पंथक वोट पूरे तरीके से अकाली दल के पास है, और अगर इस चुनाव में यह साबित नहीं हो पाया तो पंजाब के विधानसभा चुनाव जो कि अभी 3 साल आगे हैं, उसमें अकाली दल का शायद अस्तित्व बहुत कमजोर पड़ जाएगा या न के बराबर पड़ेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत महत्व दे रही है। वो 13 सीटों पर अपनी लड़ाई लड़ना चाहती है। 7% वोट शेयर थी, लेकिन अपने वोट शेयर को वो बढ़ाने में पूरी तरीके से लगी हुई है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्लस में क्या जाता है, स्थानीय सरकार यानी कि राज्य की सरकार आम आदमी पार्टी की है। भगवंत सिंह मान वहां पर एक अच्छे तरीके से उम्मीदवार के तौर पर तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कैंपेन को आगे लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता, यहां तक कि जो उनके इकलौते सांसद थे, वो भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर है। जो वायदे किए गए थे उनमें से सिर्फ बिजली के अलावा बाकी तमाम वायदों पर आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतर पाई है। किसान का विरोध भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है, जो कि मुख्यमंत्री के निवास के पास 6 महीने तक विरोध में बैठे हुए थे। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी को यहां पर खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए 13 की 13 सीटें हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस के लिए बहुत ही विकट स्थिति है आज पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दम में चुनाव जीता था और कांग्रेस के कोई बड़े नेता को आपने पंजाब की विधानसभा के चुनाव में नहीं देखा था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वहां पर स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास बड़े नेताओं का बड़ा अभाव है और ऐसे नेता जो कि अपने आप से अपनी राजनीति आगे बढ़ा सके, इसका बड़ा अभाव है। कांग्रेस ने जो पंजाब में शेड्यूल कास्ट की बहुत जबरदस्त आबादी है, तकरीबन 34%, उसको भुलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को मैदान में उतारा है। लेकिन चन्नी जो कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद ऐसे गायब हुए थे जैसे गधे की सिरसा सिंह, वो क्या वाकई में ये करामात दिखा पाएंगे? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न कांग्रेस के लिए भी बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब की लड़ाई कांटे का मुकाबला है। किस तरफ जाएगी ये कहना मुश्किल है। हां, ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जो कागज पर दिख रहा है उसके आधार पर इंडिया अगर बनता है गठबंधन तो उसके लिए पंजाब फायदेमंद हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कम आंकना या कमतर आंकना अपने आप में मुनासिब नहीं होगा। आइए इसके साथ ही आगे चंडीगढ़ की भी बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में एक सीट है और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को 2019 में जीता 50.64% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल नहीं की, लेकिन कांग्रेस को 40.35% वोट शेयर मिला। आम आदमी पार्टी को 3.82% वोट शेयर मिला। अब यहां पर स्थिति क्या बन रही है? चंडीगढ़ एक बहुत ही लिटरेट, समझदार और उसके साथ साथ कुशल प्रशासक इलाका है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी स्थानीय निकाय चुनाव में भी काफी सफलता पाई। हालांकि उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा। लेकिन क्या चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने वर्चस्व को बनाए रखेगी? यहां पर कांग्रेस ने मनीष तिवारी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ से एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है और याद कीजिए वो कांग्रेस के 24 गुट के समर्थक रहे हैं जो कि कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े नहीं दिखाई देते रहे। उनके प्रचार के लिए भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं पहुंचे हैं। यहां तक कि पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके प्रचार के लिए मुश्किल से एक दिन के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है, चंडीगढ़ में इस बार का चुनाव कहां और कैसे बैठेगा इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर मतदान होना है। शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा, इन पर जो इस सीटों का आंकड़ा है वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 चारों सीटें जीती थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 69.11% वोट शेयर से हिमाचल प्रदेश जीता था। कांग्रेस यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और 27.3% कांग्रेस को यहां पर वोट शेयर मिला था।
अब यहां पर समझने वाली बात है कि जरा देखिए 69.11% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है। अब इससे नीचे गिरकर भी भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच सकती है? तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है। हिमाचल प्रदेश में मुद्दे क्या क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में जो खेती है, सेब की खेती, उसे लेकर है और इसी से जुड़ा हुआ है अग्निवीर का मुद्दा। देखिए हिमाचल प्रदेश प्रमुखतः टूरिज्म और खेती पर निर्भर करता है। जो बच्चे खेती और टूरिज्म में अपने आप को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं वो सैनिक बनने की कोशिश करते हैं और यहीं पर अग्निवीर योजना को लेकर जो निराशा जनता के बीच में है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यानी कि वोट शेयर थोड़ा कम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि इसको संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कोशिशें की हैं। इसके साथ साथ जो पर्यावरण के बदलाव हैं और उसके साथ साथ जो खेती को लेकर बड़े व्यवसायिक घरानों को लेकर एक जो डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्या बड़े व्यवसायिक घराने सेब के पूरे कारोबार, पहाड़ के पूरे कारोबारों को, पहाड़ के पूरे एग्रीकल्चर को अपनी जब्त में ले लेंगे? ये एक बहुत बड़ी चिंता है पहाड़ के तमाम लोगों की। पर्यावरण का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया भर में क्या और खास करके हिंदुस्तान में। बताइए दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या हाल होगा? लेकिन जो प्राकृतिक आपदा पिछले साल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी उसका जबरदस्त असर है लोगों के दिमाग में, और ये इसलिए भी है क्योंकि राहत का कार्य राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर कई सवालिया निशान है। लेकिन हां, एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बड़े पैमाने पर यहां जाता है और वो है हिंदुत्व का मुद्दा। पहाड़ में राम मंदिर निर्माण हिंदुत्व अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। इसके विकट और इसके इतर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर तो कांग्रेस के तमाम नेता भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की नीति थी कि कोई वहां नहीं जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता हिमाचल प्रदेश से प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसलिए राम मंदिर आस्था का विषय ही नहीं बल्कि राजनीति का विषय भी है और इसका काफी बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। अब यहां पर दो प्रमुख सीटें हैं जिसके बारे में आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं हमीरपुर की। मौजूदा सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अनुराग ठाकुर यहां लगातार 5वीं बार अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर बैठे हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। 3 बार इसके पहले उनके पिता यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस पूरे इलाके में हमीरपुर में जो विकास का कार्य है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। लोगों को न सिर्फ अनुराग ठाकुर से कोई शिकायत नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर भी कोई बड़ी शिकायत यहां पर देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस ने यहां पर अपना दमखम इसलिए रखा है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखों इसी इलाके से आते हैं और उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन जो वोट मार्जिन 2019 में देखने को मिला था उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत ही मुश्किल है कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए एक चैलेंज खड़ा कर पाना। दूसरी बड़ी सीट है जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो सकती है वो है मंडी। मंडी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है और उनके विरोध में कांग्रेस ने विक्रमादित्य को सामने रखा, विक्रमादित्य सिंह को सामने रखा है। विक्रमादित्य सिंह के पास एक राजपाट का पूरा अनुभव है। उनके पिता न सिर्फ राजा रह चुके हैं बल्कि अपने आप में मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका एक बहुत बड़ी पकड़ हिमाचल प्रदेश पर रही है। ऐसे में जब एक अलग ही तरह के अंदाज और बयानों को लेकर कंगना रनौत सामने आती हैं और कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगी, मैं तुम्हें आटे दाल का भाव बता दूंगी, तो उनकी यह बयानबाजी जरा हल्की पड़ जाती है। हालांकि इसका कितना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के वोट को काटने में होगा यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो पार्टी इमेज है, जो छवि है और उसके साथ साथ जो संगठन है हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ही मजबूत है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल भी बहुत है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। प्लस आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रतिष्ठा का सवाल है और इस सीट को लेकर भी लड़ाई हालांकि बहुत जबरदस्त है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि ये सीट किस पाले बदलेगी। लेकिन एक कहावत है जो कि मंडी के बारे में मशहूर है और वो ये है कि जिसने मंडी जीता उसने देश पर राज किया। अब ये बात अपने आप में इस बार साबित होगी कि क्या इसमें सही है, परिपाटी वही रहती है या परिपाटी बदलती है। तो हिमाचल प्रदेश को अगर आप मुख्यतः देखें तो कुछ इस आधार पर आप आकलन करते दिखाई दे सकते हैं।
अब यहां से आकर हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश पर हम थोड़ा ज्यादा वक्त रखेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर आज हमारे साथ नहीं है, आमतौर पर वो इस शो में मेरे साथ होती हैं, लेकिन अदिति हमारे साथ वाराणसी से जुड़ेंगी, प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूएंसी को कवर करने अभी वहां गई हैं, और उनको इस बार हम पकड़ेंगे और समझेंगे कि वहां क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो 13 सीट है जहां पर मतदान होना है, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव, इन सभी सीटों पर मतदान होना है। और ये सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आप कहेंगे क्यों? कुल वोट शेयर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर, माफ कीजिएगा, पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी 2019 में, 51.19% वोट शेयर था। और उसके बाद कांग्रेस को एक सीट मिली थी 6.41% वोट शेयर के साथ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था जो अब नहीं है, 15 सीटें मिली थी 39.23% वोट शेयर के साथ। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो उत्तर प्रदेश की क्या है? आमतौर पर अगर एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो कि तीसरे फेज के मतदान के बाद से दिखाई दे रहा है, तीसरे फेज के मतदान के बाद से उत्तर प्रदेश में लगभग लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरा तरफ इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो तीसरी प्लेयर है बीएसपी, मायावती, उनका रोल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण के मतदान के बाद से बीएसपी ने चुनाव की जो प्रखरता पहले और दूसरे मतदान के दौर में रखी थी उसे बहुत कम कर दिया। मायावती बाहर निकलकर बहुत कैंपेन नहीं कर रही है, यहां तक कि अभी जो हम बीते दो चरणों की बात करें, छठे और इस 7वें चरण की, 27 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। इन 27 सीटों में मायावती का वोट बैंक सबसे जबरदस्त था। जहां छठे चरण में 4 सीटें बीएसपी को मिली थी, इस चरण में यानी कि 7वें चरण में भारतीय जनता बीएसपी को 2 सीटें मिली थी, यानी कि 6 सीटें बीएसपी ने इस 2 चरणों में जीता था 27 में से। तो आप सोचिए, बीएसपी का साइलेंट होना या नॉन प्लेयर होना अपने आप में इस चुनाव को बाइपोलर बना देता है। अब बाइपोलर बनने की स्थिति में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग ध्रुवी पर चल रही है साहब। तीसरे दौर के मतदान के बाद से ये ध्रुवी एक एकदम अलग डायमेंशन पर है। उत्तर प्रदेश में इस बार जातीय आधार पर मतदान एक वास्तविकता बन गई, जो कि 2014-2019 में बिल्कुल गायब थी। भारतीय जनता पार्टी जातीय संरचना और जातीय आधार को साधने में माहिर रही है। 2014-2019 इसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी तैयारी की है कि जातीय समीकरण को बहुत अच्छे तरीके से साध सके। लेकिन यहां पर अब जैसे ही ये पोल बाइपोलर हुआ है, यानी कि एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बाइपोलर होने की वजह से जो बीएसपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी 2 तरीके से हो रही है। अब ये वोट बैंक कहां जा रहा है बड़े पैमाने पर, ये अभी तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये वोट बैंक एनडीए यानी कि बीजेपी के पास भी जा रहा है, और ये वोट बैंक इंडिया यानी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश के पास भी जा रहा है, अखिलेश और राहुल गांधी के पास भी जा रहा है। तो इस आधार पर यह वोट बैंक बटा। उसके बाद यादव मुस्लिम गठजोड़ इस बार बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को किस तरीके से साधेगी, यह अपने आप में देखने वाली बात है, खास करके जब हम इस चरण की बात करते हैं। 7वें चरण में जो तमाम सीटें हैं 13, उसमें कहां कहां क्या दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे समीकरण में जातीय आधार पर जब चुनाव होता है तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी तकरीबन 22% इन सभी सीटों पर है। इसके साथ साथ नॉन यादव ओबीसी बड़े पैमाने पर यहां पर है। इसका बंटवारा अगर पूरे तरीके से नहीं हो पाया और ये पूरे तरीके से एन मास बीजेपी के पास नहीं पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त नहीं मिलेगी और फिर यह कांटे का मुकाबला बन जाएगा। देखिए, कुछ एक मुद्दे हैं जिस पर बहुत अच्छा फायदा यहां पर दिख रहा है बीजेपी को, जैसे कि माफिया राज। इस पूरे प्रांत में माफिया राज के खात्मे से लोगों को बहुत राहत मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर सुधार हुआ साहब। आप वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में चले जाइए, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले कोई सपने में सोच नहीं सकता था। मेडिकल फैसिलिटी भी पहले से काफी बेहतर हुई है, और काशी के जीर्णोद्धार के साथ ही जो धार्मिक पर्यटन है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं। तो जब मैं काशी की बात कर रहा हूं तो आइए चलते हैं, अदिति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अदिति, वाराणसी में आप मौजूद है और आपकी टिप्पणी के बगैर हमारा ये एनालिसिस पूरा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले ये बताइए, मजा मां? बिल्कुल नहीं सर, ये बात बतानी जरूरी है। कहावत है ना जैसे कि चीरापूंजी की बारिश और वाराणसी का ट्रैफिक और वाराणसी का तापमान,
ये एकदम खतरनाक स्थिति में है और मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगी वाराणसी की जनता को कि वो आज भी, क्योंकि आज अमित शाह का अभी रोड शो था और जबरदस्त भीड़ उस रोड शो में देखने को मिली और इस टेम्परेचर के बावजूद भी अभी 8:30 सवा 8 का समय हो रहा है और अभी भी 42 डिग्री टेम्परेचर है और उसके बावजूद भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवाने सड़क पर और बाहर निकल रहे हैं और बहुत जोश में हैं। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं वो वाराणसी में बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि जाहिर तौर पे इस बात का गर्व है वाराणसी की जनता को कि हम सांसद नहीं, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और ये वो प्रधानमंत्री है जिसको पूरी दुनिया चाहती है और ये वर्ल्ड लीडर है। इसके अलावा हम बुनकरों के साथ गए, हम सबका साथ सबका विकास की जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से मुस्लिम इलाकों में भी गए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, बुनकर यहाँ क्या चाहते हैं, घाट पर स्थिति क्या है। इन तमाम बातों के बीच में आपको बता दें कि ये 7वां फेज, जैसा सर आप पूरा डिटेल में बता रहे थे, ये 7वां फेज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वाराणसी में यहाँ आखिरी चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मार्जिन से यहाँ पर ये सीट निकालना चाहती है। इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन अगर जमीनी मुद्दे बताएं, रोजगार की बात करें, जैसा आपने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, टूरिज्म बढ़ाई, ये तमाम चीजें बढ़ने के बावजूद और सड़कों की तारीफ यहाँ पर हर एक व्यक्ति कहेगा कि सड़कें थी नहीं, सड़कों का जाल बिछाया है, सौंदर्यीकरण हुआ है, सुरक्षा हुई है। तमाम बातों के बीच कुछ मुद्दे हैं बुनकरों को लेकर, वो बिजली की उनके बहुत ज्यादा कर लग रहा है, ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो परेशान है। इसके अलावा रोजगार का भी एक बड़ा अगर मैं आपको थोड़ा सा रोकूं, जैसे मैं दिखाना चाहूंगी ये टूटू जो चल रहे हैं अदिति, अगर आप एनालाइज करें तो मैं आपसे एक बहुत सीधी बात समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बहुत एकदम स्पष्ट बताइए, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में जहां आप बैठी हैं, आप जमीन पर वहां पर हैं, स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हो रहे हैं जी, और क्या जातीय समीकरण बड़े पैमाने पर 7वें चरण में और बाकी भी चुनाव में हावी होता दिख रहा है? क्योंकि देखिए, अगर ये है तो इसका मतलब यूपी की अंडरस्टैंडिंग हम लोग को पूरी तरीके से रीडू करनी पड़ेगी। 2014 और 19 में ये अंडरस्टैंडिंग अलग थी। बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि वाराणसी में खड़े होके यहाँ पर 3 दिन 4 दिन गुजारने के बाद यहाँ पर भी जो मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर है, बुनकरों के अपने कर को लेकर मुद्दे हैं। तो अगर राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा यहाँ पर लोकल मुद्दे हावी हैं, ये बात कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है क्योंकि ये मैंने ज़मीन पर देखा। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ पर भी जातीय समीकरण है, अयोध्या में भी जातीय समीकरण था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वो लोग भी आए हुए हैं, जब अयोध्या गए थे वो बात अलग है, जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आए हैं अयोध्या से, वहाँ पर भी यादव फैक्टर, यहाँ पर भी यादव फैक्टर बहुत भारी है, लेकिन यहाँ का यादव फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, ब्राह्मण फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, लेकिन यहाँ 5 लाख मुस्लिम हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये 2 बातें जो आपने मुझसे पूछी, पहला राष्ट्र मुद्दों से ज़्यादा लोकल मुद्दे हावी हैं और दूसरा यहाँ पर जातिवाद हावी है। ये बात अलग है क्योंकि यहाँ पर पर्सनालिटी कल्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप गली कूचे ज़मीन पर जाएंगे तो आपको जाति समीकरण और इसके साथ साथ लोकल मुद्दे ही ज्यादा नजर आने वाले हैं। अब इसी के साथ अदिति, मैं एक छोटी टिप्पणी और ले लूं आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी इस शो में रहे। अब जब आप हमारे साथ जुड़ी गई हैं तो देखिए, मैं ये समझना चाहता हूं कि यूपी को इस बार जिस तरह के तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं, आप जमीन पर इसलिए पूछना चाहता हूं, यूपी अगर कास्ट लाइंस पर वोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस बार एमवाई फैक्टर और तमाम अन्य फैक्टर भी काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के हक में तभी जा सकते हैं जब आपके पास एक ओवरराइडिंग कोई थॉट हो, या तो हिंदुत्व का मुद्दा हो, मोदी का चेहरा हो, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को बाइंड कर सके। क्या ये जमीन पर आपको दिख रहा है? क्या ये बाकी प्रांतों में भी उत्तर प्रदेश के दिखेगा ऐसा, या दरअसल बाकी प्रांतों में भी जातीय आधार, स्थानीय मुद्दे, धार्मिक आधार, इसी पर मतदान हुआ है? आपने एक यहाँ पर फैक्टर लिया है, ओवरराइडिंग फैक्टर क्या होगा, तो वो ओवरराइडिंग फैक्टर है महिला फैक्टर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जाति पर चुनाव होता नजर आ रहा है
बहुत कम जगह देख लें, जिसमें बनारस भी एक है, जहाँ पे मोदी कल्ट या राष्ट्रीय मुद्दे थोड़े बहुत नजर आएंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण और लोकल मुद्दे नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, मनोज सिन्हा ने अपनी एक अलग बैठक करी है यहाँ पर समाज की। अलग अलग समाज के नेता अलग अलग बैठक चुपचाप कर रहे हैं। मैं कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, बड़े स्ट्रैटेजिस्ट से मुलाकात करी। उन्होंने खुद ने माना कि राजस्थान, बिहार में सीटें कम हो रही हैं। बिहार का भी नाम लिया उन्होंने ये कहा कि हमारी सीटें आंध्रा में, तेलंगाना में, बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि उड़ीसा में विधानसभा की सरकार भी बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी बहुत चीजें जो वॉच आउट करने के लिए आप अभी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद वॉच आउट कर रही है। यही वजह है कि ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बार बार एक बात कही है कि मेरी जो मीटिंग्स हैं वो महिलाओं की मीटिंग कराएं। और आप मानेंगे, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, अभी 7 दिन पहले वहां पर महिलाओं की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो पुरुष थे वो भी बाहर थे, पत्रकार भी महिलाएं अलाउड थी, और मोदी जी के साथ वहां पर 7,000 से ज्यादा संख्या में महिलाएं मौजूद थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपने दिल की बात करी और उसको एक सक्सेसफुल, बेहद सक्सेसफुल इवेंट बताया जा रहा है। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं से मुलाकात करी। तो अगर MY फैक्टर, अगर जाति फैक्टर इस तरीके से बिगड़ता है, आपने कहा था मुझे हमको रीथिंक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो ये ओवरराइडिंग फैक्टर रहेगा वो महिला फैक्टर रहेगा, जो कि अंडर द कार्पेट है, जिसको अंडर करंट भी कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस पर वॉच आउट कर रही है और उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 2-3 बातें और करते हैं, ब्रेक लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी राज्यों का एनालिसिस अभी बाकी है, इसलिए हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने बनारस की पूरी वास्तविकता और स्थिति देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, इसमें किसी को शायद संदेह नहीं होना चाहिए कि वाराणसी में उनके लिए एक जबरदस्त क्रेज है और ये चुनाव जीतना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा होता है। इसके साथ साथ मिर्जापुर से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के लिए ये चुनाव उनके अब तक के सभी चुनाव से सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी बड़े पैमाने पर हावी हो रहा है। यही हाल चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का भी है। वहां पर भी जातीय आधार बड़े पैमाने पर काम करता दिख रहा है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर मैदान में। हालांकि उनको समर्थन बहुत मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर काफी बढ़ चढ़कर अपनी बातों को कहते दिखाई दे रहे हैं। कुछ वैसे ही जैसे गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा गया है और गाजीपुर की स्थिति यह बताई जा रही है कि यह सीट फंसी हुई है। गाजीपुर का फंसा होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए, अंसारी परिवार को जिस तरीके से नियंत्रित करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी कोशिश रही उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी अगर सिंपैथी वेव इतना बड़े पैमाने पर और जातीय समीकरण वहां काम कर सकता है, तो ये विचाराधीन मुद्दा है। इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस पर हम आकलन अलग से भी करेंगे। आज हम आपके सामने एनालाइज कर रहे हैं कि 7वें चरण का मतदान, जिसमें 57 सीटों पर मतदान होना है, कहां किस राज्य में किस तरह से निकल कर आएगा और सबसे बड़ी बात यह है टॉकिंग पॉइंट्स क्या है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, डायमंड हार्बर, दमदमा, बारासात, बारीहाट, जयनगर, मथुरापुर और जादवपुर, इन सभी सीटों पर मतदान होना है। 8 सीटों पर 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जिसमें टीएमसी के पास वोट शेयर 43.3%, 22 सीटें मिली थी पिछली बार। भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 5.67 वोट शेयर के साथ। लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल अलग है और वो ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की स्थिति बहुत ही डाउनडोल नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। इसलिए पश्चिम बंगाल को भी आप बाइपोलर कह सकते हैं। टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी, यही होता दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 9 सीटों पर मतदान होना है, ये सभी 9 सीटें टीएमसी के पास है। यानी कि टीएमसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है। इसी चरण में संदेश खाली का मुद्दा बड़े पैमाने पर सामने आएगा और उसके भी सामने रखा जा रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि छठे चरण के बाद 7वें चरण के बीच में जो चुनाव का गैप था, इस गैप में संदेश खाली के मुद्दे पर दोनों पक्षों की तरफ से न के बराबर बातचीत की गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण भी हम आपको समझाएंगे 4 तारीख को, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना इलेक्शन कोड का वायलेशन हो सकता है। इसके साथ साथ
टीएमसी ने अपनी पूरी पैठ यहां पर लगाई है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इंडिया अलायंस की बैठक में भी 1 जून को नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं 4 जून तक यहीं पर बैठने वाली हूं। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहां पर उठाया है। सीएए के मुद्दे को भी उठाया और खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टारगेट भी किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया है और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों के शामिल करने को खारिज किया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरे तरीके से तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कोर ऑडियंस यहां पर इसलिए है क्योंकि ये वो 9 सीटें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर पढ़ा लिखा वर्ग पश्चिम बंगाल का है, सशक्त वर्ग है, जिसे आप भद्र लोग कहते हैं। कोलकाता की दोनों सीटों पर, डायमंड हार्बर, उसके साथ साथ जो 4 सीटों पर, इसमें से आप मान लीजिए कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर पढ़ा लिखा वर्ग बहुत ही संभ्रांत वर्ग है और यह वर्ग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के थॉट प्रोसेस को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहां पर डायमंड हार्बर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी इसी सीट से हैं। यह सीट एक तरह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मामला है। अगर वोट मार्जिन यहां अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप में यह बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। तो जो आप पूरा ओवरऑल जो अभी तस्वीर आप बंगाल की देख रहे हैं, बहुत ही कीनली फॉट कॉन्टेस्ट है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा है कि जो महिला लाभार्थी वर्ग है, जो केंद्रीय मदद से बड़े पैमाने पर अपने आप को लाभ पाता हुआ दिखता है, वो बीजेपी पर यकीन करेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने लक्ष्मी योजना के तहत जो एक महिला लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है, राज्य में उसकी बड़ी पकड़ यहां पर भी है, तो यह अपने आप में काफी बड़ा मामला दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि रेखा पात्रा, जो कि संदेश खाली की एक पीड़िता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा भी किया है, लेकिन उनके बारे में चर्चा आप न के बराबर होता देखेंगे। बशीरहाट से हाजी नूरुल को सामने खड़ा किया गया है। हाजी नूरुल 2019 में उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन 2014 में हाजी नूरुल ने इस सीट पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस ने इसलिए अपने पुराने ट्रस्टेड वर्कहॉर्स पर ज्यादा भरोसा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बंगाल का कॉन्टेस्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसके आधार पर तृणमूल कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में डिफाइन होने जा रहा है। अदिति, एक छोटा कमेंट, बंगाल आपको क्या लग रहा है, वहां क्या चल रहा है? आज एक कमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली में देकर उसको समअप कर दिया। 3 बड़ी बातें कही गई। पहला कहा कि संस्कृति को नहीं बचाया जा रहा टीएमसी द्वारा, बंगाल की जो अस्मिता है या बंगाल के जो आइडेंटिटी है उसे खत्म कर दिया जा रहा। आज के भाषण में राम मंदिर की संस्कृति, देश की संस्कृति, मठों पर आक्रमण और टीएमसी के गुंडों का जिक्र किया गया। उसके बाद कांग्रेस के काल को याद दिलाया गया और केंद्र की कुछ नीतियां जो मछुआरों तक नहीं पहुंची, क्योंकि जिन इलाकों में चुनाव है वहां पर इस बार मछुआरे वोट बैंक भी बहुत है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ममता दीदी की अपनी जो अकड़ थी या उनकी जो इग्नोरेंस थी, ईगो थी, उसकी वजह से केंद्र की नीतियों का फायदा नहीं मिला। तो सीधा क्योंकि ये सारी इलाका वो है जो टीएमसी का गढ़ है, उसमें सेंधमारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काफी बोल्डली सीधा ये अटैक किया है ममता बनर्जी पर कि ये देश की संस्कृति और कहीं ना कहीं आज हिंदुत्व वाला टच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में था और इससे काफी कुछ जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उम्मीद भी बहुत ज्यादा कर रही है। बिल्कुल। आइए अब अगले राज्य की बात करते हैं, बिहार। बिहार में 8 सीटों पर मतदान होना है और बिहार की इन 8 सीटों पर जो मतदान होना है इसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और काराकाट हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट अगर देखा जाए तो कुछ एक ये सीटें निकल सकती हैं, जैसे कि पटना साहिब जहां से कि रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, पाटलिपुत्र जहां से मीसा उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी, और उसके साथ साथ जहानाबाद और काराकाट यहां पर कांटे का मुकाबला है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर जो समीकरण है वो पिछले बार के मुकाबले बदला जरूर है, लेकिन ये एक तरह से सेम ही है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं।
39 सीट्स एनडीए के पास 53.25% वोट शेयर के साथ। आरजेडी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी 2019 में 30.76%, लेफ्ट 2.21%, कोई सीट नहीं मिली थी। अब ऐसे में जो सीटें हैं ये सभी सीटें एनडीए के पास थी, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस कंबाइन के पास इस बार के मतदान में जीतने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अब यहां पर जो लड़ाई है वो स्पष्ट हो चुकी है, एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इस पूरे गेम में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है? आज सवालिया निशान जेडीयू के प्रत्याशियों पर बड़े पैमाने पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो जमीनी रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि जेडीयू के प्रत्याशियों को लेकर और खुद नीतीश कुमार को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जो जेडीयू को दी ये उनके लिए भारी पड़ेंगी? इसका जवाब 4 तारीख को मिलेगा। लेकिन जमीन से जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये कहती है कि जेडीयू को लेकर और खास करके नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है। जातीय आधार पर बड़े पैमाने पर इस बार बिहार में मतदान हो रहा है। दरअसल बिहार ही वो सबसे पहला राज्य है जिसने जातीय आधार पर 2024 में मतदान की प्रक्रिया को हवा देनी शुरू की है। लालू प्रसाद यादव ने अपर कास्ट वोट बैंक में भूमिहार वोट बैंक को बड़े पैमाने पर साधने में सफलता हासिल की है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत ही एक्सेप्टेबल है। लाभार्थी वर्ग जो बिहार में है बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानता है, सम्मान दे रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार से नाराज है। इसका कितना खामियाजा कैसे होगा यह समझ पाना अपने आप में उतना आसान नहीं है, 4 तारीख को समझ में आएगा। इसके साथ साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो और उनकी पार्टी का जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रहा है उनका स्ट्राइक रेट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने जा रहा है। 5 सीटें उन्हें मिली हैं। 5 सीटों में ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो शायद 60% से ज्यादा सक्सेस रेट के साथ आ जाएं, और खुद चिराग पासवान अपनी सीट पर बहुत ही आश्वस्त हैं। कुल मिलाकर देखें तो बिहार इस बार, जैसा मैं काराकाट की बात कर रहा था, काराकाट में अगर आप देखें तो वहां पर पूरी तरीके से जातीय आधार पर है और जाति भी बटी हुई है। जो जाति काराकाट में एनडीए के साथ है वही जाति जहानाबाद में एनडीए के खिलाफ है। तो आप इस तरह की जो देखेंगे, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं, लेकिन जाति भी इस आधार पर वोट कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट मेरे लिए यहां सुटेबल है इसलिए इसको वोट करो। वही जाति दूसरी पार्टी को अगले कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर रही है, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर उम्मीदवार पर लोग अपने आकलन के आधार पर वोट कर रहे हैं। और यह बिहार की राजनीति का एक सबसे अनोखा अंग है जो पहले तो देखने को मिलता था लेकिन 14 और 19 में देखने को नहीं मिला। बिहार पर एक छोटा कमेंट अदिति आपका, क्योंकि आपने कहा जातियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस सीट का आपने जिक्र किया जहानाबाद, यहां पर जो एनडीए का कैंडिडेट है उसको पसंद नहीं किया जा रहा। अब ये जो पूरी बाजी है वो पिछड़ा और अति पिछड़े के हाथ में जा चुकी है, और अति पिछड़ा नीतीश कुमार के चेहरे पर है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अब उतना पॉपुलर नहीं रहा। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के कंधों पर जिम्मेदारी है कि अति पिछड़ा वोट एनडीए से खिसक के आरजेडी के पास ना जाए। और सही मामले में भूमियार बट रहे हैं और मुस्लिम और यादव एकजुट हैं। इसीलिए बिहार एक बहुत ही इस तरह की स्विंग सीट हो गई है, स्टेट हो गया है, जहां पर शायद 4 जून को ही कुछ कहना बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो भी इंटरनली बिहार को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि बिहार में बहुत एनर्जी, टाइम और स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट की थी जो आउटकम निकलकर नहीं अभी नजर आ रहा है। बिल्कुल। आइए उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में अब आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ है और इसमें 5 सीटों पर मतदान होना है। जो सीटें अभी आपके सामने हैं, मयूरभंज, भद्रोक, जजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, इन सभी सीटों पर मतदान है। 21 सीटें हैं उड़ीसा में। 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें हासिल की थी 42.8% वोट शेयर के साथ। एनडीए को 8 सीटें मिली थी, माफ कीजिएगा, बीजेडी को 12 सीटें मिली थी, मैं क्षमा चाहता हूं। बीजेडी को 12 सीटें मिली थी 42.8% वोट शेयर के साथ। एनडीए यानी कि बीजेपी को यहां पर 8 सीटें मिली थी 38.4% के साथ, और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी 13.14% वोट शेयर के साथ। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां पर स्थिति क्या है, 4 सीटें बीजेडी के खाते में हैं 2019 में, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। बीजेडी से, जैसा कि अभी अदिति में आपको बता रही थी, बहुत उम्मीदें बीजेडी को है कि इस बार वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उड़ीसा में घुसपैठ करने नहीं देंगे। लेकिन अभी क्या क्या स्थिति हुई है साहब,
सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए। नवीन पटनायक को अपना रिकॉर्डेड मैसेज वायरल कराना पड़ा और कहना पड़ा कि देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उड़ीसा के चुनाव को सिरे से उलट दिया है। बाहरी बनाम उड़ीसा की अस्मिता को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अब जो वहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या तमिलनाडु से आया आदमी उड़ीसा की सत्ता को संभालेगा, पांडेयन साहब को लेकर इस तरह की टिप्पणी जब स्पष्ट तौर से चुनावी मंच पर की जा रही है तो उड़ीसा की अस्मिता को बहुत ठेस पहुंचने की बात कही जा रही है और यह एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। नवीन पटनायक की पकड़ बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या नवीन पटनायक की जो जमीन की पकड़ है वो उन्हें लोकसभा में सफलता दिलाएगी और विधानसभा में भी सफलता दिलाएगी? यह थोड़ा सा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है क्योंकि लाभार्थी वर्ग दोनों पार्टियों ने अपने अपने बड़े पैमाने पर तैयार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय योजनाओं के दम पर अपने लाभार्थी वर्ग तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है और बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक राज्य की लाभार्थी योजनाओं के आधार पर अपने पूरे वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर जगन्नाथपुरी के चाबी के मसला और हेरिटेज कॉरिडोर के साथ साथ वहां पर जगन्नाथ भगवान के बारे में की गई टिप्पणी का मसला भी वहां पर एक बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यहां की चुनावी स्थिति थोड़ी डावाडोल है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही है, बीजेडी अपनी जमीन बचा रही है। बीजेडी अगर इस बार साफ हुई तो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी क्योंकि यह फिर नवीन पटनायक की राजनीति का अंत होगा। अदिति, आपकी टिप्पणी उड़ीसा पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं तमिल बाबू। आपने बहुत बखूबी इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अजय सर, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड हर तरीके से उड़ीसा से बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए है, चाहे फिर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ऐसी स्थिति में एक ही फैक्टर है कि कोई बाहरी अब सरकार चलाएगा। इसीलिए तबियत पानी को लेकर चर्चा हुई तो नवीन पटनायक बोल दिया कि मेरी तबियत ठीक है और इतनी चिंता थी तो फोन कर लेते। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताना चाहती है कि अब नवीन पटनायक 77 साल के हो गए हैं, उनकी तबियत नासाज है, उनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो उत्तराधिकारी पांडेयन जी हो सकते हैं जो कि बाहरी हैं और दिल्ली में पढ़ाई की है, तमिल है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चुना जाए, ये सारा फैक्टर है और इसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लोगों के मन में ये बात घर करने में कि अब बाहरी आके सरकार चलाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। ऐसे भाजपा आश्वस्त भी अपने आप को उड़ीसा में मान रही है। चलिए, अब एक आखिरी स्टेट जो कि स्विंग स्टेट्स में से, मेरी लिस्ट के स्विंग स्टेट्स में से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड। 3 सीटों पर यहां मतदान होना है, राजमहल, दुमका और गौड़ा। इन 3, अगर हम झारखंड की पूरी बात करें, 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 12 सीटें हासिल की थी 56% वोट शेयर के साथ। यहां पर यूपीए यानी कि जेएमएम और कांग्रेस गठजोड़ में 2 सीटें आई थी 35.58% के साथ, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर था। लेकिन इस वोट शेयर में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकता है और वो इसलिए क्योंकि झारखंड की जो पूरी राजनीति है वो पूरे देश की शेड्यूल्ड ट्राइबल राजनीति का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देगी। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात आपके सामने, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है ईडी की कार्रवाई की वजह से। लोगों को मोटी मोटी बात समझ में आती है साहब, ईडी की कार्रवाई की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई। ईडी की कार्रवाई की वजह से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जेल में है, लेकिन उनको नहीं राहत मिली, वो कैंपेन करने के लिए बाहर नहीं निकल पाए। इसी बात का फायदा उठाते हुए कल्पना सोरेन, जो कि उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी है, न सिर्फ उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं, जाहिर सी बात है उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते का सबसे पहली सीढ़ी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जबरदस्त कैंपेन कर रही हैं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ट्राइबल्स को दबाया जा रहा है। केंद्र की सरकार ट्राइबल्स को दबा रही है और ऐसे में कई जो पत्रकार हैं और उसके साथ साथ टीकाकार हैं, उनकी पुरानी टिप्पणियों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि क्या ट्राइबल को यह अधिकार नहीं है कि वो बड़ी गाड़ियों में घूम सके? क्या ट्राइबल को यह अधिकार नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी जी सके? और इसके साथ साथ संविधान में जो बदलाव की बात बड़े पैमाने पर इंडी अलायंस के लोग करते चले आ रहे हैं और उसमें रिजर्वेशन को जोड़ रहे हैं, इससे एक डर का माहौल बना हुआ है। यह बात न सिर्फ झारखंड पर बल्कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन पर और यहां तक कि उड़ीसा की ट्राइबल पॉपुलेशन पर बड़े पैमाने पर लागू होने जा रही है। जो छोटानागपुर प्लेटो है
वो इसको डिसाइड करेगा साहब, और ये एक बड़ा डिफाइनिंग ट्रेंड है। अदिति, बस 1 मिनट, छोटा सा कमेंट आपका झारखंड पर। बिल्कुल सर, झारखंड तो आपने बहुत बखूबी बता ही दिया, पर ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि ये जो पूरा चुनाव राम रोटी वर्सेस रोजगार हो चुका है। राम और रोटी भारतीय जनता पार्टी कहती है हम लाए हैं, और विपक्ष रोजगार की बात करता है। हम जिस पड़ाव पर आ गए हैं उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। अब ये 2024 का जो चुनाव है वो अपनी लैंडिंग पर आ चुका है। ट्रे टेबल बंद कर लीजिए, खिड़कियां खोल लीजिए और दिल थाम के बैठ जाइए। जी तो अदिति, अब ये भी बता दीजिए कि सॉफ्ट लैंडिंग है या हार्ड लैंडिंग है? यानी कि पायलट इतनी जोर से प्लेन पटकेगा कि आगे वाली सीट पकड़नी पड़ेगी, सर ये तो या पायलट आराम से लैंड कराएगा और आराम से आप दिल्ली की जो हवा है वो देखते रहेंगे? सर मुझे नहीं लगता कि लैंडिंग बहुत सॉफ्ट होने वाली है। यही वजह थी कि मैंने कहा दिल थाम के बैठ जाइए और कुर्सी की पेटियां कस लीजिए। चलिए, तो अदिति कह रही है हार्ड लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। मैं अदिति की बात को 100% मानता हूं और इंडोर्स भी कर रहा हूं। ये चुनाव किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी टीकाकार के लिए एक हार्ड लैंडिंग से कम नहीं है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है किसी को। हम कई बातें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर कहां किस तरीके से काम करेगा ये तय कर पाना मतदाता के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। अति बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आप सबका बहुत धन्यवाद मिस्टर एनालाइजर देखने के लिए। लगातार देखते रहिए भारत 24। बहुत धन्यवाद।